नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज स्टूडियो से बाहर आप देख ही रहे, लगातार 2 दिन से हम काशी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी लगातार तीसरी बार चुनाव है और ख़ास बात यह कि इस बार मुकाबले में, कहने को तो त्रिकोणीय मुकाबला लोग बाग कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के अजय राय हैं और बसपा के उम्मीदवार भी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि 6-7 लोग उनके सामने हैं, 6 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 7वां नोटा भी अगर आप मान लें तो इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मोदी जी के सामने नहीं है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, बनारस की गलियों गलियों में ये बात हो रही है कि इस बार जो विनिंग का मार्जिन है, जीत का जो मार्जिन है, वो बढ़ने वाला है। क्या होगा ये तो खैर 4 तारीख को जब EVMs खोलेंगी तो पता लगेगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दें, आज शाम को 5 बजे 7वें चरण के मतदान का काम भी, जो प्रचार का काम था, वो ख़त्म हो गया है और 5 बजे के बाद से शहर में काफ़ी, मैं 2 दिन से हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आज काफ़ी सन्नाटा है। उतना हंगामा नहीं है जितना कल शाम था या परसों शाम था। अभी तक 543 में से 486 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हो चुका है, यानी करीब करीब 90% जगह पर चुनाव हो चुका है। केवल 10% सीटें बची हैं, 57 सीटें बची हैं, वो अब 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे। क्या होगा, किन किन राज्यों में चुनाव है, आइए ग्राफिक्स में पहले नज़र डाल लेते हैं कि 7वें चरण में जहां पे आज चुनाव प्रचार थमा है, वो किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव होने वाला है। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की ही कर लेते हैं, क्योंकि हम काशी में खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की इस फेज़ में 13 आखिरी सीटें हैं, क्योंकि बाकी की 67 सीटों पर चुनाव हो चुका है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें इस बार मतदान में जा रही हैं। बिहार की 8 सीटें मतदान में जा रही हैं। ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। झारखंड की बची हुई 3 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट भी है, जिस पर 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तो इस तरीके से 57 लोकसभा सीटें बाकी रह गई हैं, जब 1 तारीख को जहां वोट पड़ना है। 4 जून को नतीजे आएंगे, हम सब जानते हैं, सबको उसका इंतज़ार है। NDTV इंडिया ने उसके लाइव कवरेज के बड़े इंतजाम भी किए हैं। तो 4 जून की सुबह आप हमारे साथ ज़रूर रहिएगा, सबसे विश्वसनीय और सबसे ठोस नतीजे देखने के लिए, बगैर किसी चीख चिल्लाहट के, जो कि हमारी खासियत भी है। हम आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में अब तक का जो चुनावी विश्लेषण रहा है, वो आज इस बुलेटिन के 1 घंटे के दौरान हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चुनाव प्रचार रहा, क्या क्या मुद्दे रहे, कितनी रैलियाँ हुई, किस नेता ने क्या बोला, जनता के मन में क्या है, विशेषज्ञ क्या सोच रहे हैं, ये तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन उस पर जाएं उसके पहले एक ताज़ा अपडेट आज का दे देते हैं। ये साइलेंट पीरियड शुरू हो गया है, चुनाव प्रचार थम गया है आखिरी 48 घंटों में 7वें फेज़ के लिए। और इस साइलेंट पीरियड में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चुनाव क्षेत्र, बनारस में वो नहीं है इस बार, वो चले गए हैं कन्याकुमारी, वो तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी में उन्होंने मेडिटेशन का, ध्यान का काम शुरू किया। 45 घंटे तक बताया गया है कि वो ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो इस वक्त मौजूद हैं। आज शाम को वहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद से वहाँ पर उन्होंने अपना जो घोषणा की थी, उनके ऑफिस से जो पता लगा था कि वो मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कन्याकुमारी पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो अपनी आखिरी चुनावी रैली की, इस करीब 3 महीने लंबे चुनाव प्रचार के दौरान, वो पंजाब में की। पंजाब में उनकी रैली हुई होशियारपुर में, और होशियारपुर से रैली करने के बाद वो सीधे कन्याकुमारी पहुँच गए थे। तो प्रधानमंत्री का जो कन्याकुमारी का कार्यक्रम है, वहाँ पर भी हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। उनसे एक ताज़ा अपडेट लेते हैं कि वहाँ पर और क्या कुछ होने वाला है। रवीश की रिपोर्ट देखते हैं। देश भर में मैराथन चुनाव प्रचार करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को कन्याकुमारी पहुंचे और पहुंचने के बाद में उन्होंने 3000 साल पुराने मां भगवती अम्मन मंदिर में तकरीबन 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद में तकरीबन 500 मीटर दूर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जहां पर वो 46 घंटे साधना में बिताएंगे। इस दौरान वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे और ये कहा जा रहा है कि ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इसमें 1892 में खुद विवेकानंद जी समुद्र 500 मीटर तैर कर, और उसके बाद में वहां उस वक्त चट्टान थी, और उस चट्टान पर साधना करने के बाद में 1893 में वो धर्म जो सभा हो रही थी विदेश में, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और इसके बाद में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया भर में उन्होंने बताया था।
एक बात और आपको बताना चाहेंगे, ये चुनाव जो है 2024 का, ये कहा जा रहा है कि सबसे लंबा चुनाव हुआ इस बार। चुनाव प्रचार के लिए करीब करीब 2.5 से 3 महीने का वक्त मिला तमाम प्रत्याशियों को, तमाम कैंडिडेट्स को, जिनका सबने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। इस दौरान में एक रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बना है इस बार, और वो रिकॉर्ड ये बना है कि उन्होंने इस दौरान सबसे अधिक चुनावी रैलियां की, चुनावी सभाएं की, चुनावी इवेंट किए, रोड शोज़ किए। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिनके बारे में कहा गया कि वो प्रेस से बात नहीं करते हैं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू देने में भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी का ये चुनाव प्रचार, जो उनसे शुरू हुआ और आज उन्हीं के इस मेडिटेशन के साथ ख़त्म हुआ। आइए देखते हैं उनके चुनावी कार्यक्रम पर एक नज़र डाल लेते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा की ये रिपोर्ट। तो इस लोकसभा चुनाव में जहां गर्मी ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में 206 पब्लिक मीटिंग्स, रोड शो और दूसरे इवेंट्स किए हैं। अगर मीडिया से इंटरव्यू की बात करें तो 80 इंटरव्यू पीएम नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान दिए हैं। और इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार में बनाया हुआ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उस वक्त उन्होंने 142 रैलियां और रोड शो किए थे। अगर हम राज्यों की बात करें तो पीएम मोदी ने 4 राज्यों पर खास तौर से इस बार फोकस किया है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इन चारों राज्यों की सीटें अगर मिलाएं तो 210 लोकसभा सीटें होती हैं, जो कि कुल लोकसभा सीटों का 40% करीब है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इन 4 राज्यों पर पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। राज्यवार अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा 31 रैलियां, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां पीएम मोदी ने की है। मई में सबसे ज्यादा गर्मी थी, सबसे ज्यादा प्रचार भी मई में ही पीएम मोदी ने किया है। 91 रैलियां और अन्य इंटरेक्शन पीएम मोदी ने मई के महीने में किए हैं। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उनके बारे में जो कांग्रेस की ओर से जानकारी मिली है, तो राहुल गांधी के 107 इंटरेक्शन, पब्लिक मीटिंग्स और अन्य जो बातें हैं वो इवेंट्स हुई हैं चुनाव संबंधित। अगर मीडिया से इंटरव्यू की बात करें तो राहुल गांधी ने केवल एक ही इंटरव्यू दिया है। वहीं अगर अन्य बीजेपी नेताओं की बात करें तो पीएम मोदी उनसे भी कहीं आगे हैं। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तुलना करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 रैलियां और रोड शो किए, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 134 रैलियां और रोड शो किए हैं। तो ये इस बात को भी दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा किया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगाया है। और यही कारण है कि जो ब्रांड मोदी है, बीजेपी ने उस पर ही इस पूरे चुनाव प्रचार में भरोसा किया है। तो ये तो रहा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, कैसा रहा उनका चुनाव प्रचार। एक नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पे कर लिया इस चुनाव प्रचार के दौरान, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है 14 का और 19 के। लेकिन विपक्ष ने भी इसका भरपूर, इस चुनाव प्रचार के दौरे का भरपूर फ़ायदा उठाया है। इस वक्त हम 80 पर मौजूद है, 80 घाट पर वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके बारे में हमने बात की। अब विपक्ष के चुनाव प्रचार पर ज़रूर नज़र डाल लेते हैं। विपक्ष की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे साहब हो, या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो कि बीच में जेल भी गए, जेल से बाहर आकर उनको प्रचार करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। ऐसे में विपक्ष का क्या चुनाव प्रचार रहा, विपक्ष ने कैसे इन 2.5-3 महीनों में अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, ये एक रिपोर्ट देखते हैं मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती की। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब वक्त है विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार और रैलियों का आकलन करने का। 8 बड़े नेताओं के यदि रैलियों की संख्या आप जोड़ें तो वो करीब 850 से अधिक बैठती हैं, जिसमें सबसे ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लूँगा, क्योंकि उनकी उम्र 81 साल है। उन्होंने रैलियां जो है 82 की हैं, 17 जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। इतनी उम्र में भी उन्होंने लगता है कि अपनी पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी के लिए झोंक दी है। साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र करना चाहूँगा। 107 रैलियां रोड शो राहुल गांधी ने की है, प्रियंका गांधी ने 108 रैलियां और रोड शो किए हैं। इनका यदि मिला दिया जाए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तो 215 रैलियां या रोड शो आप कह सकते हैं। प्रियंका गांधी ने 100 से ज़्यादा बार मीडिया के साथ बातचीत भी की है। अखिलेश यादव की 82 रैली है, यानी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से हर लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में उनकी रैली हुई है। तेजस्वी यादव की बात करें तो 251 रैलियां हैं। ये इसलिए है कि 7 फेज में चुनाव होता है, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में
34 साल के हैं तेजस्वी यादव, आप उनसे उम्मीद कर सकते थे, लेकिन बाद में उनको स्पाइन इंजरी हुई और वो व्हील चेयर पर जो है रैलियां करते हुए नजर आए हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बात करें तो केवल पश्चिम बंगाल में इन दोनों ने करीब 180 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 7 फेज में चुनाव हुए हैं। केजरीवाल साहब की बात करते हैं, इनको 21 दिन की मोहलत बेल दी थी अदालत ने। इन 21 दिनों में इन्होंने 67 रैलियां और रोड शो कर दिया। 30 से ज़्यादा इंटरव्यू भी अरविंद केजरीवाल ने की है। यानी विपक्ष के इन 8 नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपनी अपनी पार्टियों को और अपने गठबंधन को अधिक से अधिक सीट जिताने के लिए। यही इस बार के लंबे और काफ़ी दिनों तक चलने वाले थकाऊ चुनाव प्रचार के आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी स्टोरी है। इसका रिजल्ट जो है अब पता चलेगा 4 जून को। एक और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बन रहा है इन चुनावों में, अपने देश का रिकॉर्ड है ये अब तक के दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव है। हालांकि ताज़ा आंकड़े बिल्कुल आए नहीं हैं, उनको आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जो एक आकलन किया गया है कि तमाम स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पता लग रहा है कि 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव दुगने से भी ज़्यादा खर्चीला है। यानी चुनाव प्रचार पे इतना पैसा, इतना साधन, इतना तंत्र इस्तेमाल हुआ है, और वो सभी पक्षों से, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी सबसे खर्चीले चुनावों में इसका नाम गिना जाएगा। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अध्यक्ष हैं एन भास्कर राव, उन्होंने एक आकलन निकाला है अभी तक के चुनाव प्रचार का। उसके कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। इन चुनावों में भास्कर राव साहब के रिसर्च के मुताबिक 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। 1,35,000 करोड़। 2019 में इसी चुनाव प्रचार में लोकसभा में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। तो 60,000 के दुगना यानी 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इस बार हो पाया है। एक और ख़ास बात यह है कि 96 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं। अगर हम ये पर मतदाता खर्चा निकालें तो करीब हर मतदाता पर 1400 रुपये राजनीतिक पार्टियों ने खर्च किए हैं। 1400 रुपये हर पार्टी का अगर इकट्ठा कर लिया जाए। दिलचस्प आंकड़े हैं ये। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति बने थे, वो कहा गया था कि दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। लेकिन हमारा चुनाव, हिंदुस्तान के लोकसभा का चुनाव, अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। वॉशिंगटन डीसी स्थित एक स्वयंसेवी संस्था है OpenSecrets.org, उसकी भी एक रिपोर्ट आई। तब उसने कहा गया था अमेरिका में प्रचार पर 2020 में 14.4 अरब डॉलर, 14.4 अरब डॉलर, यानी अगर हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो वही 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा, कितना खर्चीला काम होता है चुनाव करवाना। मौसम, जब चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई थी मार्च के महीने में, तब सर्दियाँ जा रही थी, हल्का हल्का सुहाना सा मौसम था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, चुनावी गर्मी भी बढ़ती गई और आसमान की गर्मी भी बढ़ती गई। आलम ये हो गया है कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त वाराणसी में 42-43 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत उमस है। उमस को देख के तो लगता है कि ये 50 डिग्री के आसपास होगी। नदी है बगल में, माँ गंगा है, तो उमस बढ़ भी जाती है उस वजह से। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इन तमाम चुनाव प्रचार के दौरान कि इस 3 महीने के दौरान बहुत से मुद्दे उठे, बहुत सी बातें की गई दोनों तरफ से, और उन पर एक नज़र डालते हैं बारी बारी से। एक बड़ी यूनिक चीज़ देखने को मिली। इस बार कोई भी पार्टी ने अपने मतदाताओं से वादा नहीं किया, अब की बार गारंटी दी गई। मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, दोनों तरफ से गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। घोषणा पत्रों के नाम बदल दिए गए, एक ने न्याय पत्र कहा, एक ने संकल्प पत्र कहा। अब घोषणा पत्र नहीं बोलती है राजनीतिक पार्टियां, उन्हें घोषणाएं नहीं करती हैं, वादे नहीं करती हैं, अब वो गारंटी दे रही हैं। मोदी जी ने अपनी रैली में तमाम मोदी की गारंटी कहा। राहुल गांधी का जो प्रोग्राम आया था, न्याय पत्र उनको रिलीज़ हुआ था, उसको उन्होंने 5 गारंटियों की बात की थी। तो ये चुनाव गारंटी वर्सेस गारंटी का रहा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस चुनाव में एक और बड़ी बहस चली संविधान बदलने की। संविधान बदलने की तैयारी चल रही है, या संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता। दोनों तरफ के तर्क आए, विपक्ष का भी और सरकारी पक्ष का भी। बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों को विपक्ष दे देगा, इस तरह की पैरवी की उन्होंने, वो सेंधमारी की तैयारी की उन्होंने, ये एक मुद्दा बनाया। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी ने लगाया। इस चुनावों में बार बार प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने अपनी रैलियों में कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी करती है। सैम पित्रोदा ने कुछ बयान दिए जिससे कांग्रेस पार्टी घिरी, बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी ने घेरा। उस बहाने से अगर आपको याद हो
तो विरासत कानून की बात हो गई, जिसका सैम पित्रोदा ने अमेरिका के हिसाब से हिंदुस्तान में लागू करने की बात कर दी थी। उस पर ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और कांग्रेस को सैम पित्रोदा को किनारे करना पड़ा, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनको हटाना पड़ा। इतना बड़ा मुद्दा बन गया था। इसके अलावा भारतीयों की पहचान का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बना इन चुनावों में कि भारतीयों की पहचान क्या है। प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ बयान निकले जिन पर बहुत विवाद हुआ, जैसे घुसपैठिए कहा, जैसे कपड़े देकर पहचान लेने वाली बात की। प्रधानमंत्री ने अपने बयानों में मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी छीन लेगी, आपकी भैंस ले जाएगी, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो बहुत ही दिलचस्प बीते 2.5-3 महीनों में, इन 75-100 दिनों में हमने चीज़ें सुनी हैं। तो कौन से मुद्दे से किस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, किस मुद्दे से किस मतदाता ज़्यादा प्रेरित हो रहा है या उसको लुभाया जा रहा है, आइए इस चुनाव के दौरान की एक झलकियाँ देखते हैं किन नेताओं ने क्या क्या बयान दिए और क्या क्या कहा। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, ममता बनर्जी भतीजे को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, शरद पवार बेटी को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ को समृद्ध करना चाहते हैं। आपकी आवाज वो भी उठा सकते थे, आपके लिए वो भी लड़ सकते थे। उनको परवाह ही नहीं थी आप लोगों की, उनको शायद पता ही नहीं था कि आपकी ये समस्याएं हैं, उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की आप लोगों की। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी, आपके बीच से निकले हुए लोग हैं हम लोग। ना नौकरी मिली, ना रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश ना गोरखपुर पहुंचा, ना देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गई, आरक्षण छिन गया, और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। আপনি কি বলেন मोदी का गारंटी, मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी, तो और एक एक पॉकेट में इनकम टैक्स।
तो सुने आपने नेताओं के भाषणों के अंश, जिसके ज़रिए अपने अपने वोटर को समझाने की, लुभाने की, अपनी तरफ लाने की कोशिशों में हर पार्टी लगी रही। कौन कामयाब होगी ये तो 4 जून को पता लगेगा, जब एनडीटीवी इंडिया पर आप नतीजे लाइव देख पाएंगे। मुद्दों की भरमार रही। बीजेपी ने भरपूर कोशिश की कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो सरकार की नीतियां रहीं उसके आसपास चुनाव रहे। लेकिन जो इंडिया अलायंस की पार्टियां थी, खासकर वो पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं, उन्होंने लोकल मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को चुनावों पर भुनाने की कोशिश की। उनको लगता था कि उसके ज़रिए वो बीजेपी को ज़्यादा आसानी से घेर पाएंगे। बीजेपी के स्थानीय नेताओं, सांसदों की कमियों को गिनाने की बात विपक्षी नेताओं ने अपने प्रचार के दौरान की। बीजेपी ने पलटकर कांग्रेस के ऊपर भरपूर तरीके से हमला किया। कांग्रेस की नीतियों में क्या क्या नुकसान हुआ है बीते 75 सालों में, ये प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने बार बार गिनाया। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान की बात कहकर प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी नीतियों को घेरते रहे। तो मुद्दे जो रहे, उन मुद्दों का जनता पर कितना असर होता है? क्या जनता, क्या वोटर पहले ही मन बना लेता है, या जो प्रचार के दौरान मुद्दे उठाए जाते हैं, उछाले जाते हैं, डिबेट कराए जाते हैं, उसके ज़रिए मूड बनाता है? तो हमने सोचा कि एक्सपर्ट से पूछते हैं, जो सालों साल से राजनीति कवर करते आ रहे हैं, वो विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस तरह के चुनावी मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की राय। उनसे हमने यही पूछा कि इन चुनावों में कौन से मुद्दे हैं जो जनता को पसंद आए होंगे और जनता जिस पर वोट कर सकती है। सुनते हैं नीरजा चौधरी जी की राय। इस चुनाव में कई मुद्दे सामने आए हैं। विपक्ष की तौर से बेरोजगारी, महंगाई और सरकार की तरफ से उनकी उपलब्धियां, लेकिन निर्णायक मुद्दा एक ही है, नरेंद्र मोदी। क्या 10 साल के बाद भी जनता उन्हें चाहती है? क्या ये विपक्ष की कमजोरी है या पक्ष की मजबूती, या दोनों? देखिए, अगर देखा जाए तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी ही, उनकी शख्सियत, उनकी लीडरशिप, उसी के इर्द गिर्द घूमा है चुनाव। कई कोशिशें हिंदू मुस्लिम करने के, शुरुआत में हिंदू मुस्लिम नहीं था, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। क्या उसका असर हुआ है? कितना असर हुआ है ये देखने लायक चीज होगी जब रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ओवरऑल सेंट्रल थीम जो रहा है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमा है। सेंट्रल फैक्टर मोदी ही हैं। लोग उन्हें चाहते हैं, उनको और टाइम देना चाहते हैं, थर्ड टाइम देना चाहते हैं, या लोग उनको नहीं चाहते? क्या मोह भंग हो रहा है उनसे? ये शुरुआत हो गई है क्या? ये रिजल्ट्स हमें ये इशारे करेंगे कि जनता के मन में क्या है। क्या लोग उब गए हैं, नया चेहरा चाहते हैं? ये सब 4 तारीख को पता लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल होगा अगर चुनाव जीत जाते हैं और उनकी पार्टी जीत जाती है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में रहा मोदी फैक्टर, कि मोदी रहेंगे या मोदी को हटाया जाए। विपक्ष ने पूरा कैंपेन ही यही बनाया कि मोदी को हटा देना है। तो मोदी फैक्टर के बारे में क्या राय है विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार की? आइए वो सुन लेते हैं। देखिए, बात यह है कि इस चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो निर्णायक हो सकता है। मुद्दों का समावेश है। किसके पक्ष में जाएगा, किसके विरोध में जाएगा, ये कहना मुश्किल है। और अगर जानकारी है भी तो अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन के बाद तो नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिन मुद्दों पर इस चुनाव में बहस होनी चाहिए थी, पक्ष और विपक्ष में, उन मुद्दों पर भरपूर बहस नहीं हुई है और बदकिस्मती से ऊल जलूल मुद्दों पर बहस हुई है, जिसका कोई औचित्य बनता नहीं है आम जनता से। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से बहुत बयान आने चाहिए थे कि आगे के लिए उनके क्या प्लान हैं, किस तरह से इन मुसीबतों से वो जनता को बचाएंगे और उनकी मुसीबतों का निवारण करेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। ये कोई जवाब ऐसा आया नहीं। और इसके विपरीत बातचीत होती रही कि भाई महात्मा गांधी पे बातचीत हो गई, फिर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री एक इतने प्रखर वक्ता हैं, इतना साफ साफ पिछले चुनाव में हमने देखा कि उनकी अपनी वाणी और अपने स्पीचेस के दम पर उन्होंने अपनी पार्टी को भरपूर जीत पिछले 2 इलेक्शन में दिलवाई। लेकिन बदकिस्मती से
इस इलेक्शन में वो जो प्रखर वक्ता था जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो मैं समझता हूँ एब्सेंट था, नदारद था, इस इलेक्शन में था नहीं। और जहां जहां था वहां ऐसी ऐसी चीजों पर उन्होंने बात की जिसका कोई भी औचित्य नहीं बनता था, और उसके चलते मुझे लगता है कि उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं ये है कि कितना होता है या नहीं होता है। और उसके मुकाबले जो विपक्ष था, विपक्ष ने अपना प्रचार देर से शुरू किया। विपक्ष के पास साधन नहीं थे, विपक्ष के पास वो रीच नहीं थी जो सत्तारूढ़ दल के पास है, और जो जिस तरह का विपक्ष को सानिध्य मिलना चाहिए था मीडिया का, वो भी नहीं था। तो इसलिए एक तरह से तो ये जो इलेक्शन था, ये जो बैटल था, ये जो लड़ाई थी, ये अनइक्वल थी। लेकिन अगर इसमें विपक्ष कुछ अच्छा करके गुजर जाता है तो उसका पूरा श्रेय मैं समझता हूँ जनता को जाएगा, विपक्ष को नहीं। तो आपने अभी तक क्या मुद्दे थे वो देखे, क्या नेताओं के बयान रहे, भाषण रहे वो सुने, क्या विशेषज्ञों को कहना है वो देख लिया। अब बारी आती है ज़मीन पे जो हमारे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्टाज आपको दिखाने का। आपको बताइए कि मोदी सरकार को तीसरी बार ना बने तो पूरा विपक्ष एक हो गया, लामबंद हुआ। पिछले 1 साल से कोशिश चलती रही, इंडिया गठबंधन बना लिया गया। हालांकि बात अलग है कि इंडिया चुनाव आते आते तक नीतीश कुमार निकल गए, ममता बनर्जी के साथ टाई अप नहीं हो पाया बस पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे कई जगह रहे जहां पर कहने को तो गठबंधन की पार्टियां थी, पर अलग अलग राज्यों में आमने सामने लड़ रही थी। जैसे पंजाब में लड़ रही थी कांग्रेस और आप, जैसे केरल में लड़ रहे थे कांग्रेस और लेफ्ट। तो ये गठबंधन कहने को तो इंडिया गठबंधन रहा, लेकिन अलग अलग राज्यों में लड़ता भी रहा। तो राज्यवार स्थिति पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलूँगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर इंडिया गठबंधन का असर दिखा। उत्तर प्रदेश की शुरुआत इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं इस वक्त काशी में हूं और ये तो दुनिया की धार्मिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, खुद प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच अलायंस हुआ, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ 63 और 17 सीटें आपस में बटी और उस पर चुनाव भी लड़ा जा रहा है। एक सीट समाजवादी ने अपने हिस्से की तृणमूल कांग्रेस को भी दे दी, ललितेश त्रिपाठी को। तो 62, 17 और 1 सीटों पर चुनाव यहाँ पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। लेकिन इस चुनाव के दौरान मायावती का भी एक फैक्टर है। बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स कई जगह पे खड़े किए, कई सीटों पे खड़े किए और उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है। तो कैसा रहा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा गणित? 13 सीटों पर मतदान तो 1 तारीख को होने वाला है, लेकिन 67 सीटों पर मतदान हो चुका है। तो एक ओवरऑल नजर डालते हैं मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट पर। देखिए, उत्तर प्रदेश जो राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहां पर इस बार बहुत दिलचस्प चुनावी लड़ाई है। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने देखा है कि अधिकतर संसदीय क्षेत्रों में इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले जो क्षेत्रीय समीकरण हैं, जो राजनीतिक समीकरण हैं, जो जातीय समीकरण हैं और जो धार्मिक समीकरण हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। और इसकी वजह से चुनाव जो है इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ एक गठजोड़ बनाया था और चुनाव लड़ा था, और इसकी वजह से अधिकतर सीटों पर उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में जो मुकाबला था वो सीधे बीजेपी और सपा बसपा गठजोड़ के बीच था। लेकिन इस बार बसपा अकेले चुनाव मैदान में है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। और इसकी वजह से जहां जहां भी हमने अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर रिपोर्टिंग की है, हमने देखा है कि कई जगहों पर बीजेपी को इसका फायदा मिलता दिख रहा है, क्योंकि अधिकतर सीटों पर जो मुकाबला पिछली बार बीजेपी और सपा बसपा के बीच था सीधे तौर पर, वो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और जहां जहां भी गैर भाजपाई वोट बट रहे हैं, वहां पर बीजेपी को इस बार उसका चुनावी फायदा मिलता दिखा है अलग अलग लोकसभा सीटों पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में एक साथ गठजोड़ बनाया। इससे पहले 2017 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें पहली बार सपा और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके अच्छे नतीजे नहीं आए थे और दोनों पार्टियों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस बार देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने एक साथ हाथ मिलाया है, वो बीजेपी को कितनी कड़ी टक्कर इस बार दे पाते हैं। और जो बसपा फैक्टर है, जो कई सीटों पर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इस बार बहुजन समाज पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहता है।
तो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट आपने हिमांशु की देखी। अब आपको पड़ोसी राज्य उसके बिहार लिए चलते हैं। बिहार में भी इंडिया गठबंधन एकता के साथ लड़ा, मजबूती के साथ लड़ा। कांग्रेस और आरजेडी एक प्लेटफॉर्म पे थे, साथ में लेफ्ट पार्टियां भी उनके साथ हैं, और वहीं उनका मुकाबला एनडीए से है। उसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन आपस में है। पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए जीता था, सिर्फ एक सीट विपक्ष के पास आई थी। इस बार विपक्ष का बहुत दावा है, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की स्थिति और जेडीयू की स्थिति हम खराब कर देंगे। क्या होगा ये तो 4 तारीख के नतीजे बताएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार बिहार में 2019 जैसा प्रदर्शन एनडीए कर पाएगा, एक तरीके से क्लीन स्वीप जिसको कहा जा सकता है। और सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटियां मारी हैं, यू टर्न किया है, 2 बार यू टर्न किया है, वो पूरा 360 डिग्री हो गया है। तो नीतीश कुमार की पार्टी का और नीतीश कुमार के अपने भविष्य का क्या होने वाला है, इन्हीं तमाम मुद्दों को तलाशती हुई मेरे सहयोगी मनीष कुमार की ये रिपोर्ट देखते हैं। 7वें चरण के लिए बिहार में भी आज प्रचार का काम थम गया। इस प्रचार की सबसे बड़ी बात यह रही कि बिहार में इस बार मुख्य मुकाबला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच रहा। जहां तक प्रचार का सवाल है तो एनडीए की तरफ से पूरे प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली, जिन्होंने करीब 16 रैलियां की। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और ख़ास बात एनडीए की तरफ से यह रही कि कई बार, कम से कम 4 से 5 बार ऐसे जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभा करनी पड़ी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 से 72 घंटे पूर्व जनसभाओं को, बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया था। सबसे खास बात यह भी रही कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो प्रचार अभियान था वो काफ़ी लो की था। ये कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य के मद्देनज़र जो है वो इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा रैलियों को संबोधित नहीं किया। जहाँ तक तेजस्वी यादव के प्रचार की बात है तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार को स्थानीय मुद्दों पर रखा, खासकर रोजगार के मुद्दे पर। उन्होंने पहले जनता से यह कहकर वोट मांगा कि हमने आपको 5 लाख नौकरियां दी हैं और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो 1 करोड़ नई नियुक्तियों की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है तो नीतीश कुमार के आलोचनाओं का वो हर बार यह कहकर टालते रहे कि वो उनके अभिभावक हैं, उनकी बातों को वो आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। जहाँ तक चुनाव परिणाम का सवाल है तो कमोबेश 2019 में जो चुनाव परिणाम रहे थे उसमें 4-5 से लेकर 8 सीटों तक का फेरबदल हो सकता है, क्योंकि इस बार भी एनडीए का जो गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत रहा। तो यूपी और बिहार के बाद एक और बैटल स्टेट है जहां पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है और जहां के बारे में मैं कह सकता हूं कि कोई भी राजनीतिक पंडित कोई आकलन नहीं लगा सकता है, क्योंकि बिल्कुल नई स्लेट पर एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। आप समझ गए होंगे मैं बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं। 48 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में बीते 5 साल में राजनीति ने इतने टर्न्स लिए हैं कि समझना आसान नहीं है। दो स्थानीय पार्टियां थी राज्य की, वो टूट गई, बिल्कुल ऊपर से 2 फाड़ हो गई। शिवसेना 2 फाड़ हो गई, एनसीपी 2 फाड़ हो गई और आधा गुट चला गया बीजेपी के साथ, आधा गुट चला गया कांग्रेस के पास। तो एक जगह महायुति है और एक जगह महाविकास आघाड़ी है। तो क्या होगा, महाराष्ट्र में अजीत पवार को असली एनसीपी मान लिया गया है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना हो गई है। तो जो ओरिजिनल शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, वो अब शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एससीपी हो गई है। तो ऐसे में अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही कि महाराष्ट्र में जो ये टूट हुई है बीते 5 सालों में दोनों बड़ी पार्टियों में, क्या उसकी सहानुभूति का फ़ायदा शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहला बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल यही है कि महागठबंधन और महायुति के जो अंदरूनी टकराव हैं, क्योंकि जो लोग टूट कर आ गए इस तरफ और वो कैंडिडेट बन गए हैं, तो जो चुनाव पिछली बार लड़ा था उसको टिकट नहीं मिल पाया, तो आपस में इंटरनल फाइट्स बहुत हो गई है दोनों धड़ों के बीच में। उसका क्या असर होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों के जवाब तलाशती मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पश्चिमी भारत के राज्य हैं और आंकड़ों के लिहाज से, केंद्र में सरकार बनाने के लिहाज से ये दोनों ही राज्य काफ़ी अहम हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, लोकसभा की 48 सीटें हैं और गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 2019 में जो चुनाव हुए थे उनमें
एनडीए को 41 सीटें मिली थी और साथ में एक निर्दलीय का समर्थन मिल गया था, तो इस तरह से कुल 42 सीटें हो गई थी। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार महाराष्ट्र में दो गठबंधनों का टकराव हो रहा है। एक तरफ एनडीए है, जिसे कि महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, जिसमें कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, बीजेपी है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। तो दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, कांग्रेस है और शरद पवार वाली एनसीपी है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार स्थिति काफ़ी अलग है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि चुनाव नतीजों पर अपना असर डाल सकते हैं। एक अहम मुद्दा है मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उसका असर इस बार चुनाव पर दिख सकता है, चुनाव नतीजों पर दिख सकता है। कई ऐसी सीटें हैं, खास करके मराठवाड़ा इलाके की, जहां पर यह कहा गया कि ये चुनाव मराठा बनाम ओबीसी के बीच में हुआ। इसके अलावा एक बात ये भी देखने लायक होगी कि जिस तरह से एनसीपी में बगावत हुई, एनसीपी दो फाड़ हो गई, शिवसेना में बगावत हुई, शिवसेना दो फाड़ हो गई, तो क्या इसका किसी तरह से कोई सहानुभूति की लहर जो है इस वजह से पैदा हुई है उद्धव ठाकरे के प्रति या फिर शरद पवार के प्रति? क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि इनके प्रति सहानुभूति का असर जो है चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। तो ये तो थी महाराष्ट्र की बात। अब चलते हैं पड़ोसी राज्य गुजरात में। गुजरात में जो कुल 26 सीटें हैं, बीते दो चुनावों से बीजेपी 26 की 26 सीटें जीतते आई है। लेकिन इस बार विशेषज्ञ मानते हैं कि 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बीजेपी के लिए मुकाबला काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। एक बनासकाठा की सीट है, एक भरूच की सीट है, जामनगर की सीट है। ऐसी 2-3 सीटें हैं जहां पर बीजेपी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकती कि वो ही जीतेगी। इसके अलावा जो राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला, उनका जो बयान था जिससे कि राजपूत समुदाय भड़क गया था, क्षत्रिय समुदाय भड़क गया था और ये आग पूरे गुजरात में एक तरह से फैल गई थी, उसका असर भी जो है गुजरात में चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। हालांकि आखिर में जो केंद्रीय नेता है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उसका किसी प्रकार का असर गुजरात के चुनाव नतीजों पर पड़ता है। और आइए अब आपको सीधे पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत लिए चलते हैं, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल एक और की बैटल स्टेट है और इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पूरे दमखम लगा रखा है। 42 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार वो 42 में से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर निकलने वाली है। ममता बनर्जी का राज है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का महत्वपूर्ण घटक हुआ करती थी, लेकिन सीट शेयरिंग के नाम पर उन्होंने कांग्रेस को और लेफ्ट के साथ गठबंधन करना ठीक नहीं समझा। तो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हैं, ममता बनर्जी एक तरफ है और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री आज की डेट में, वहाँ पे संदेश खली का मुद्दा खूब उठाया बीजेपी ने, महिलाओं के साथ जाति का मामला। और महिलाओं पर जाति कौन कर रहा था? टीएमसी का एक नेता। तो सवाल यही सबसे बड़ा कि क्या संदेश खली का मुद्दा ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बनने वाला है इन चुनावों में? उस पर क्या होगा, उस पर नज़र रहेगी। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया है, जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हैं, ममता वर्सेस बीजेपी की लड़ाई चल रही है, इस त्रिकोणीय मुकाबले से कांग्रेस और लेफ्ट के साथ साथ लड़ने से क्या ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ये रिपोर्ट कर रही है। देखिए, 2024 का चुनाव लगभग खत्म होने वाला है। अगर हम आखिरी चरण की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 9 सीट है और इन 9 सीटों के बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो बचे सीट है, उन बचे सीटों के आखिरी चरण में वोट के बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट को अगर हम देखें तो ये एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे बीजेपी को लगता है कि ये कैचमेंट एरिया है, यानी कि यहाँ से बीजेपी कुछ सीट्स बढ़ा सकते हैं अपने लिए, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट्स के लिए लेकर। लेकिन दोनों जगहों पे स्ट्रॉन्ग रीजनल, सब नेशनल गवर्नमेंट्स है। ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग फिगर है, दूसरी तरफ अलग पर्सनालिटी है नवीन पटनायक, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है उड़ीसा, बंगाल में। नॉर्थ ईस्ट में हालांकि बीजेपी को एडवांटेज है क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस जो एक ऑल्टरनेटिव फोर्स था उसका वीकन होने के बाद एक बीजेपी वहाँ पे मैग्नेट बन गया है रीजनल वहाँ के फोर्सेस के लिए। तो ज़रूर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आसाम और बाकी स्टेट्स में बीजेपी को फ़ायदा है, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स है, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीट है, उड़ीसा की बात करें तो 20 से ऊपर सीट है। तो इन जगहों पे काफ़ी कठिन लड़ाई है बीजेपी के लिए
और अगर बीजेपी आगे बढ़ना चाहते या 2019 की जो परफॉर्मेंस है उससे बेहतर करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इन राज्यों में उनको और बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये इस वक्त आसान काम नहीं है। हालांकि दोनों तरफ के नेताओं ने, चाहे वो ममता बनर्जी हो और नवीन पटनायक हो दूसरी तरफ, यानी कि और बीजेपी के नेता जो है बीजेपी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ते हैं, तो दोनों तरफ से कैंपेन बहुत ही कठिन हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन हुआ है। लेकिन अब सब कुछ वोटर के हाथ में है और वोटर क्या तय करेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। और ये बात करते हैं दक्षिणी भारत की। दक्षिणी भारत इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत फोकस किया है। तमिलनाडु हो जाए, कर्नाटक हो जाए, आंध्र प्रदेश हो जाए, तेलंगाना हो जाए, बीजेपी को इस बार बहुत सी उम्मीदें हैं कि इन राज्यों में उसकी कई संख्या में सीटें बढ़ने वाली हैं। कर्नाटक में तो बीजेपी पहले कई बार कमल खिला चुकी है। पिछली बार तो 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीती थी, एक उसके सहयोगी के पास गई थी। कर्नाटक का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है जेडीएस, उसके नेता एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का मामला इन चुनावों के बीच में बहुत गर्म हुआ। प्रज्वल रेवन्ना सांसद हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए चुनावी सभा भी की थी, लेकिन बाद में ये पता लगा कि उन पर हज़ारों सैकड़ों महिलाओं ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। वो प्रज्वल रेवन्ना वापस लौटे हैं। प्रज्वल रेवन्ना का मामला कितना बीजेपी को कर्नाटक में परेशान करेगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और एक और ख़ास बात यह है कि इन चुनावों में कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी का जो विजयी घोड़ा जो पूरे विंध्य के ऊपर दौड़ता रहा अभी तक बीते 2 चुनावों में, वो विंध्य के नीचे दक्षिण भारत में कैसा करेगा उस पर भी नज़र रहेगी। ऐसे ही सवाल जो थे, ज़मीनी सवाल दक्षिण भारत को लेकर, उसके जवाब तलाशे मेरे सहयोगी निहाल किदवई ने अपनी इस रिपोर्ट में। दक्षिण में कुल 130 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में मोदी लहर की वजह से कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार यहां कर्नाटक में मुद्दा पीएम मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी के बीच रहा। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा पूरे राज्य में और 2000 रुपए का मासिक पेंशन जो राज्य सरकार दे रही है वो रास आ रहा है। वहीं पीएम मोदी की गारंटी से भी लोगों को राहत मिली है। पिछली बार जेडीएस और कांग्रेस ने साथ मिलकर यहां लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों पार्टियों का तालमेल वोट में नहीं बदल पाया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों पार्टियों को एक-एक सीट मिली। इस बार बीजेपी और जेडीएस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार काफी आक्रामक तेवर अपनाया। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अन्नामलई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में बीजेपी को इस बार बेहतर प्रदर्शन की तमिलनाडु में उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी इस बार चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी लंबे समय से सत्ता में है मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी यहां एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी टीडीपी गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। तेलंगाना में त्रिकोणीय संघर्ष है कांग्रेस, बीजेपी और चंद्रशेखर राव की बीआरएस के बीच। बीजेपी ने 2019 में 4 सीटें यहां से जीती थी, तब केसीआर की पार्टी टीआरएस सत्ता में थी। इस बार यहां रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी फैक्टर की वजह से पिछली बार से ज्यादा सीटें उसे यहां आएंगी। मैं इस वक्त 80 घाट पे हूं और मेरे दाहिनी तरफ 84 घाट अलग अलग हैं और सबसे पहला घाट जो उधर है वो वरुणा का है, तो इसको आप कह सकते हैं वाराणसी का नाम ऐसे ही पड़ा। खैर ये तो हुई बात बनारस की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मॉनसून का एक अपडेट। मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। केरल में आज मौसम की पहली बारिश हो गई है मॉनसून की, और ये तमाम लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत तेज़ी के साथ आया था। मॉनसून समय पर है और अच्छा होने की उम्मीद जताई है मौसम विभाग ने।